देखेंगे राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। लेकिन राज्य की कार्यपालिका की प्रधान की बात करें, राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक प्रधान की बात करेंगे तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। क्यों होता है वास्तविक प्रधान? तो क्योंकि मतलब राज्यपाल के सारे शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिपरिषद का गठन होता है। जो कि अनुच्छेद किसमें दिया हुआ है? मंत्रिपरिषद का गठन जो होता है, मंत्रिपरिषद किसके सहायता के लिए होता है? तो ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल के सहायता के लिए होता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल की बैठक की मतलब क्या करता है? अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो राज्य के विकास के लिए उत्तरदायित्व का निर्वहन भी कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। राज्य में मुख्यमंत्री देश के किसके समान होता है? तो देश में प्रधानमंत्री के समान होता है, ठीक है। सामान्यतः मुख्यमंत्री के कार्यकाल अगर पूछा जाए तो ध्यान में रखिएगा 5 साल का होता है। लेकिन अगर बहुमत खो देता है या फिर और भी बहुत सारे विषम परिस्थितियों में अपने पद से त्याग भी देना पड़ता है। सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है, ठीक है। सामान्यतः मुख्यमंत्री विधानसभा से ही आते हैं। माइक बंद कर लीजिए। किनका माइक इतना आवाज कर रहा है? सामान्यतः मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो विधानसभा से ही आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री विधान परिषद से भी क्या होते हैं? आ सकते हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद से ही आते हैं। मैंने सामान्यतः शब्द का प्रयोग इसीलिए किया क्योंकि सभी राज्यों में आपको विधान परिषद नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर मुख्यमंत्री विधान परिषद से आए तो जब भी लोकसभा में बहुमत के सवाल पे जो वोटिंग वगैरह होगा, से पार्टी को बहुमत है कि नहीं, तो वैसे कंडीशन में मुख्यमंत्री वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, समझ गए ना? क्योंकि मुख्यमंत्री विधानसभा से नहीं है। कहाँ से है? कहाँ से है? विधान परिषद से, ठीक है। विधान परिषद को राज्य में उच्च सदन कहते हैं, विधानसभा को राज्य में निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में अपर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है। ध्यान, विधान परिषद अस्थाई होता है, ठीक है। विधान परिषद कैसा होता है? अस्थाई होता है, ठीक है। अब विधान सभा क्या होता है? अस्थाई होता है, ठीक है। क्या होता है? अस्थाई होता है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मोहम्मद यूनिस है, लेकिन इनको प्रधानमंत्री कहते थे, ठीक है। प्रधानमंत्री कहे जाते हैं, ठीक है। वैसे अगर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आपको श्री कृष्ण सिंह ही आंसर लेता है, ठीक है। लेकिन कुछ दिन की सरकार इनकी बनी थी मोहम्मद यूनिस की, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मतलब क्या किया था? इनकार कर दिया था, ठीक है। किस मुद्दे पे? राजनीतिक स्वतंत्रता के मुद्दे पे, ठीक है। गवर्नर तैयार नहीं हुआ था, ब्रिटिश गवर्नर, इसलिए कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से, ठीक है, इनकार कर दिया, ठीक है। अगर बात करें आजाद भारत में, सॉरी, जिस समय भारत गुलाम था उस समय इनकी सरकार 1937 से लेकर 1939 तक रही थी, ठीक है। कब से कब तक रही थी? तो 20 जुलाई 1937 को सरकार बनी, 31 अक्टूबर 1939 तक इनकी सरकार क्या होती है, ठीक है। फिर जब आजाद होता है तो बिहार में बात करेंगे तो 1946 से लेकर 1961 तक फिर से इनकी सरकार बन जाती है। प्रांतीय चुनाव 2 बार होता है, ठीक है। एक बार चुनाव हुआ 1936-37 में, ठीक है। एक बार चुनाव कब हुआ? 1945-46 में, ठीक है। ध्यान रखिए, 2 बार प्रांतीय चुनाव हुआ, ठीक है। ये वाला प्रांतीय चुनाव का अपने आप में महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि इसी से विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था, ठीक है। आप बोलते हैं श्री कृष्ण सिंह की हो गया। दीप नारायण, अगर पूछेंगे बिहार के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री कौन बने थे? कौन बने थे? दीप नारायण सिंह बने थे, ठीक है। ये दीप नारायण सिंह वही है। कहाँ से आते थे दीप नारायण सिंह? भागलपुर। सबनीय अवज्ञा आंदोलन में आपने नाम सुना होगा, भागलपुर से दीप नारायण सिंह, ठीक है। तो वही वाले दीप नारायण सिंह। फिर विनोदानंद झा बनते हैं, कृष्ण वल्लभ शाह, उतना हमको याद नहीं रखना है, ठीक है। भोला पासवान शास्त्री के समय में सबसे पहली बार राष्ट्रपति लगा था। मैंने कहीं पे महामाया प्रसाद सिन्हा पढ़ा था, क्या पता किसे पढ़ लिया था, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे मुख्यमंत्री आते हैं, ठीक है। देख रहे सब तनका तनका देर के लिए सतीश प्रसाद सिन्हा भी, बीपी मंडल भी बनते हैं। ये बीपी मंडल कौन है? वही बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल है, जिन्होंने 1980 में अपने ये दिया था, क्या बोलते हैं उसको? किसी मंडल रिपोर्ट, ठीक है। मंडल रिपोर्ट देने वाला यही है, बीपी मंडल, जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी, ठीक है। ये वही आपके है, ठीक है। ध्यान रखिए, बीपी मंडल ठीक है। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा बिहार में, कब लगा? ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 1968 में लगा, 29 जून से लेके 26 फरवरी 1969 तक लगा, ठीक है। 29 जून से 26 फरवरी 1969 तक राष्ट्रपति शासन लगता है। बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितने बार राष्ट्रपति शासन बिहार में?
कितने बार? 8 8 बार आसर। ठीक है, सबसे पहली बार 1968 में भोला पासवान शास्त्री की सरकार थी। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री है, ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, पहले दलित मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? भोला भोला पासवान भोला, शास्त्री। बिल्कुल भोला पासवान शास्त्री की बात करेंगे, बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री है। ठीक है, दूसरी बार फिर से राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। भोला पासवान शास्त्री थे बेचारे, भोला पासवान शास्त्री के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुआ। तीसरा बार भी लगा दिया इनके बाद, 3 बार इनके समय में लग गया। ठीक है, भोला पासवान शास्त्री के समय में। ठीक है, अब्दुल गफूर की बात करेंगे, बिहार के प्रथम, ठीक है, अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री। ठीक है, मुस्लिम। क्या बोलेंगे? हाँ, अल्पसंख्यक मैंने बोला। ठीक है, मुस्लिम कह लीजिए, अल्पसंख्यक कह लीजिए, तो पहले कौन हो जाएंगे? माइनॉरिटीज। यही हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे बिहार में अंतिम बार कांग्रेस की सरकार बनी थी। अंतिम बात करेंगे, अंतिम जो कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा रहे थे, उसके बाद बिहार में अलग अलग पार्टी बनते गए। ठीक है, जगन्नाथ मिश्रा जो थे ललित मिश्रा के भाई थे, ललित मिश्रा रेल मंत्री रहे थे। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जगन्नाथ मिश्रा के समय चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगता है। 3 बार राष्ट्रपति शासन किसके समय में लगा? भोला पासवान शास्त्री के समय में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हाँ, फिर से बेचारे राम सुंदर दास के समय फिर से लग गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जगन्नाथ मिश्रा बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री बने। कितने बार मुख्यमंत्री बने बिहार के? ठीक है, 3 बार। अंतिम बार जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा, अंतिम बार जिसमें राष्ट्रपति शासन लगा, ठीक है, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नीतीश ठीक है, कुमार। कौन थे? नहीं, राबड़ी देवी ना, नीतीश कुमार। राबड़ी देवी, राबड़ी देवी। अरे अंतिम बार, अंतिम। हाँ, 2005। अरे अंतिम बार जिस समय राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राबड़ी देवी था। ठीक है, राबड़ी देवी के समय में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा, नीतीश कुमार के समय नहीं लगा था, राबड़ी देवी के समय। ठीक है, बिहार में कुल 8 बार लगे। सबसे पहले भोला पासवान शास्त्री, अंतिम बार राबड़ी देवी के समय में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैमी बार बने? 9वीं बार। कैमी बार बने? 9वीं बार। ठीक है, बताइए, चलिए अब तो ये, राष्ट्रपति शासन ज्यादा हाँ, बनिए। राष्ट्रपति शासन से एक ज्यादा है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है। ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, जिनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम हरिजन यानी दलित मुख्यमंत्री। भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, महामाया प्रसाद। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री, अब्दुल बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राबड़ी सर्वाधिक कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री, आदरणीय नीतीश कुमार। सदा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो वही है, नीतीश कुमार फिक्स है। ठीक है, यही सब। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब मुख्यमंत्री की बात करेंगे। एक संवैधानिक पद है। ठीक है, मुख्यमंत्री आपको किस में मिलेगा? मुख्यमंत्री किस में है? मुख्यमंत्री का अनुच्छेद 163। 163। किसमें है मुख्यमंत्री? है ही नहीं। 163। 163 मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री होता, कौन बोल रहा मुख्यमंत्री नहीं है? संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री। 164 में मुख्यमंत्री होता है, 163 में मंत्रिपरिषद है। ठीक है, 164 में मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, किसमें होता है? 164 में मुख्यमंत्री। वो राज्यपाल की सहायता देने के लिए आते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री। ठीक है, ध्यान रखें, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये 164 में है। ठीक है, 163 की बात करेंगे। ठीक है, 163 में क्या होगा? मंत्रिपरिषद होगा, उसकी अध्यक्षता मतलब कौन करेगा? मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा, जो कि मतलब क्या करेगा? राज्यपाल को सहायता देगा। ठीक है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य किसमें मिलेगा? तो 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। ठीक है, मुख्यमंत्री के कर्तव्य किसमें? 167 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 164 आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, समझे? 165 में क्या है? 165 में, 165 में क्या है? महाधिवक्ता। राज्य की महाधिवक्ता। ठीक है, राज्य की महाधिवक्ता। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समझे? राज्य की महाधिवक्ता जिसको क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको?
एडवोकेट जनरल के नाम से भी जानते हैं राज्य की महाधिवक्ता को, ठीक है। तो मुख्यमंत्री से कुछ है जो नहीं ध्यान में है? बिहार के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए, क्या होगा? वो दरभंगा भागलपुर वाले दीप नारायण सिंह, ठीक है। दीप क्या हो नारायण। जाएगा? दीप नारायण सिंह, ठीक है। बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। गफ्फार अब्दुल गफूर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अब्दुल गफूर, ठीक है। बताइए बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए। माया प्रसाद माया प्रसाद। यही ठीक है, आपको ध्यान सर में याद था। यही सब याद था। हालांकि 1968 में वो भी था ना, तो मेरे दिमाग में चला तो 1968 में इमरजेंसी लगा। मुझे क्या पता 1968 में 4 गो मुख्यमंत्री लोग चेंज किया है। 1968 मेरे दिमाग में था, 1968 में इमरजेंसी लगा था, महामाया प्रसाद सिन्हा भी 1968 में था। लेकिन 1968 में देख रहे हैं 3 से 4 मुख्यमंत्री 1968 में, देखिए ना यहाँ पे दिया तो है। देखिए ये काम किए हैं ना माया ये माया। ये सतीश प्रसाद सिन्हा, बीपी मंडल, भोला पासवान शास्त्री, 3 मुख्यमंत्री 1968। हाँ, यहाँ पे महामाया प्रसाद सिन्हा कहाँ पे? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो मुख्यमंत्री 1968 में। कर्पूरी ठाकुर नहीं बने थे मुख्यमंत्री। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बने हैं कर्पूरी ठाकुर। पहली बार कब बने थे कर्पूरी ठाकुर? 52 में 1970 में बने थे, ठीक है। 1971 में 70-71 में बने थे, ठीक है। 70 में बने, 71 तक रहे। हाँ। उसके बाद कब बने कर्पूरी ठाकुर? 77 से लेके 79 तक रहे कर्पूरी ठाकुर। 2 बार बने हैं, ठीक है। 2 बार बने हैं, ठीक है। अब बिहार के 11वें मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर। करके ज्यादा पूरा दिया, दूसरी बात है। क्रम में 19 में थे, व्यक्तिगत 11 में। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। आप देखेंगे स्थानीय स्वशासन, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके चैप्टर के लिए, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। देखेंगे स्वतंत्रता उपरांत ही 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता उपरांत 1947 ईस्वी में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में अधिनियम बनाया गया। 73वें संविधान संशोधन के बाद बिहार में पंचायती राज, ठीक है, अधिनियम कौन सा लागू हुआ? 1992 पंचायती राज अधिनियम 1992 वाला लागू हुआ सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, पंचायती राज अधिनियम आपका आता कब है? 1992 में आता, उसको भी बिहार में लागू कर दिया गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति की बात की, कब की समिति? बलवंत राय मेहता समिति 1970। अरे कहाँ से इतना आवाज होने लगा? क्या आप लोग ऑन करते हैं? 1957, ठीक है। 1957 में बलवंत राय मेहता मिलेगा, ठीक है। अशोक मेहता मिलेगा 1977 में, ठीक है, 20 साल के बाद, ठीक है। 1977, नॉट 78, 77। नहीं सर, 20 साल के अंतर पे आया था। दिया हुआ 20 साल के अशोक अंतर पे आया मेहता था। कमेटी सर, दिया हुआ अशोक मेहता कमेटी 1978। हो ही नहीं गलती सकता, है वो। 1977 है। अब चेक कीजिए, 1977 है। 77 है। 20 साल के अंतराल पे आया था, इतना याद है। नहीं 77 ही, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। बलवंत राय मेहता सिफारिश के अनुसार 3 टायर व्यवस्था करना था, ठीक है, 3 स्तरीय व्यवस्था था, ठीक है। अब 3 स्तरीय व्यवस्था पे क्या क्या है? तो ग्राम पंचायत है ग्रामीण स्तर पे, पंचायत समिति हो गया और जिला परिषद हो गया, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अभी उसको और अच्छे से करते हैं। देखिए 1992 में बिहार पंचायती राज अधिनियम तो किया गया, लेकिन इनको एक तरह से देखेंगे तो रेगुलरिटी नहीं था, इसीलिए बिहार सरकार को फिर से, मतलब पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया गया, ठीक है। कब लागू किया गया? बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया? 2006 तो 2006 है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की तहत बात करेंगे तो कितने स्तर की सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को मिलती है? 3 स्तर की। ग्राम स्तर, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। और बिहार पहला राज्य था जहां महिलाओं के सभी स्तरों पे कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात की गई? 50%, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों के पदों पर अधिकतम कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? पिछड़े वर्ग 20%। 50% की बात करेंगे, महिला को मिल गया। 20% अडरवर्ड बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस कह लीजिए। ओबीसी में 2 कैटेगरी आता है, ए और बी आता है, ए 1 एंड 2 आता है, सीधे बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है।
तो 30% सीट बचे, ठीक है, जो कि सामान्य के लिए सीट होता है। उसमें से भी एक लोचा क्या है ना, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, ठीक है, लेकिन इनको परसेंटेज वाइज नहीं, इनका जितना जनसंख्या रहेगा उसी जनसंख्या का अनुपात में इनको आरक्षण दिया जाएगा। अगर मान लीजिए किसी प्रखंड में इनकी जनसंख्या 5% है तो इनके लिए आरक्षण कितना होगा, 5%। कहीं पे जनसंख्या अगर 10% है तो इनके लिए आरक्षण कितना होगा, 10% होगा, ठीक है। अगर पूछेगा तो पंचायत बिहार पंचायती राज में, ठीक है, दलितों के लिए, मतलब अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के लिए, SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान क्या है, तो बताइए कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, तो उनके जनसंख्या के अनुपात में, मतलब क्या दिया गया, आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण कितने हैं, बैकवर्ड क्लास, हेलो, 20%, ठीक है। चलिए, 20%। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों में पदों पर कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। अगर अनुसूचित जाति को आरक्षण दे रहे हो आप, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दे रहे हो, ठीक है, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे रहा हो, सभी स्तरों पे 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि अकेले 50% तो यहाँ पे महिला लेके बैठी हुई है। इधर तो 50% दिया गया ना, 50% में अगर इससे अगर ज्यादा करेंगे तो महिलाओं का 50% जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका कम हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, महिला का कितना मिलेगा, 50% और 50% में सब। पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवा का दर्जा होगा, ठीक है। पंचायती राज्य के निर्वाचित पद जो होंगे ना, उनको लोक सेवा, मुखिया क्या है, लोक सेवा कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, लोक सेवा का दर्जा दिया जाएगा। मतलब जो विधायक को, जो संसद को जो दर्जा जो मिलता है लोक सेवक, उनको कहते हैं, वही दर्जा पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को भी दिया जाएगा, ठीक है। अब पंचायती राज्य का चुनाव कौन करवाएगा, तो इसके लिए चुनाव करवाएगा निर्वाचन आयोग, लेकिन निर्वाचन आयोग कौन सा है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। सेंटर का निर्वाचन आयोग जो होता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है, वो पंचायती राज का चुनाव छोड़ के बाकी जितना भी चुनाव होता है ना, सबके सब चुनाव वही करवाता है। केवल राज्य निर्वाचन आयोग जो होती है वही केवल पंचायती राज्य का चुनाव करवाती है, ठीक है, क्लियर। बाकी लोकसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, राष्ट्रपति के इलेक्शन, उपराष्ट्रपति इलेक्शन, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, सब कौन करवाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। पंचायती राज का चुनाव कौन करवाएगा, तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा, ठीक है। अब देखें, बिहार पंचायती राज नियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ग्राम सभा, इंपोर्टेंट है, ये पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताओ ग्राम सभा में, ठीक है, ग्राम सभा में, ठीक है, मतदाता, ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो ग्राम सभा में, ठीक है, जितने भी मतदाता होते हैं ना, सबके सब सदस्य है। अगर आप लोग अगर वोट देते हैं तो आप भी ग्राम सभा का मतलब क्या है, सदस्य है। मतलब ग्राम सभा का मीटिंग होती है तो वहां पे आप भी जा सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या उसके सदस्य है। रीजन क्या होना चाहिए, सब गाँव के, मतलब ग्राम सभा का आपको क्या होना चाहिए, मतदाता होना चाहिए। इसलिए देखिएगा, मुखिया के यहाँ कभी कभी मीटिंग बुलाया जाता है तो गाँव के सभी लोग पहुंच जाते हैं, सबसे बात विचार किया जाता है, क्योंकि आप क्या है, ग्राम सभा के क्या है, सदस्य है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, और हम लोग लोकसभा विधानसभा पर तो उससे बड़ा डिफरेंट हो जाता है। ग्राम सभा की बैठक के लिए 2 बैठकों का बीच का अंतराल 3 महीना से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ना, लोकसभा विधानसभा जो बैठक जो होता था उसमें अंतर कितना होना चाहिए, 6 मंथ होना चाहिए था। 2 बैठक के बीच का अंतर कितना मैक्सिमम था, 6 महीना। यहाँ पे 2 बैठक के बीच का मैक्सिमम अंतर कितना होना चाहिए, 3 माह से अधिक नहीं होगा। क्या होगा, 3 माह से अधिक नहीं होगा, ठीक है। वर्ष में कितने बैठक हो सकते हैं, अनिवार्य कितने हैं, लोकसभा की बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे, वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना चाहिए। यहाँ पे कितने बैठक चाहिए, 4 चाहिए। वहां पे ज्वाइंट, वहां पे बात करेंगे सेशन जो होता था, दोनों सेशन के बीच में बात करेंगे, अवधि के बीच में अंतर कितना, 6 माह से ज्यादा नहीं। यहाँ पे मतलब 3 माह से ज्यादा नहीं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कोरम भी यहाँ पे उल्टा हो जाता है। वहां पे हम लोग अभी तक जहाँ जितना ही पैरा सब जगह कोरम 1/10, लेकिन यहाँ पे कोरम कितना होगा, 1/20, ठीक है, 1/20, ठीक है, ध्यान रखिए। ग्राम सभा का बैठक का आयोजन मुखिया के द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम की बात की जनपूर्ति कितना होता है, 1/20 होता है। उल्टा चल रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना है,
ठीक है, तो कुछ कुछ अलग चल रहा है, गलती नहीं करना। यही सब प्रश्न ग्राम सभा से पूछता है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता समस्त ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा की जाती है। उनकी अनुपस्थिति में कौन करता है? उप मुखिया करता है। कौन करता है? उप मुखिया। उप मुखिया की बात करेंगे, निर्वाचित नहीं होता उप मुखिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उप मुखिया निर्वाचित नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। निर्वाचित नहीं कहने का मतलब उप मुखिया वोट के माध्यम से नहीं चुना, उप मुखिया चुनाव में खड़ा नहीं होता। होता है उप मुखिया? नहीं होता चुनाव में खड़ा, उप मुखिया नहीं होता, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। खुद करते हैं सर, मेजोरिटी पार्टी में चूज करते हाँ हैं बिल्कुल, ठीक है, आगे वार्ड के दिया ही द्वारा। होगा। हाँ, वार्ड वार्ड के सदस्य द्वारा। मिलकर करते हैं। ग्राम सभा का मुख्य कृत्य क्या होता है? कार्य विकासात्मक कार्यों का सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बढ़ाना, निगरानी समिति के द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण करना। अब आते हैं हम लोग ग्राम पंचायत में आते हैं, ठीक है, ग्राम सभा देखिए, ग्राम पंचायत। निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या पे एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए ग्राम पंचायत के गठन के लिए? 7। अलग अलग हो सकता है हर एक स्टेट में, ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अगर ग्राम पंचायत का विघटन हो जाता है, डेट मीन ग्राम पंचायत अस्थायी नहीं है, ठीक है, इसका विघटन होगा, उसके कितने माह के द्वारा चुनाव हो जाना चाहिए? 6। 6 माह का। अब मुखिया इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जनता के द्वारा चुना जाता है, वोट में खड़ा होता है। लेकिन उप मुखिया की बात करें, वोट में खड़ा नहीं होता है, ठीक है। इसका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बनाने की स्थिति में परिणाम लॉटरी के द्वारा होता है, ठीक है। अगर 5-5 वोट मिल गया, मान लो 10 गो वार्ड मेंबर है, ठीक है, 5 गो वोट एगो पार्टी को मिल गया, 5 गो वोट एगो पार्टी को मिल गया, तो अब निकलेगा लॉटरी, ठीक है। जिसका लॉटरी में नाम आएगा वही मतलब क्या होगा? उप मुखिया बनेगा। मतलब उप मुखिया का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्य की बात करेंगे, प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के रूप में होता है, मतलब वार्ड सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। अब प्रत्येक 500 की जनसंख्या पे एक वार्ड सदस्य निर्वाचन होता है। कितने जनसंख्या पे? 500 की जनसंख्या पे, ठीक है। यहां से प्रश्न खूब पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिसको बोलते हैं बीपीआरओ, ठीक है, बीपीएससी के तहत ये चयन होता है, ठीक है, अपने ही बैच से बना भी है एक आदमी, ठीक है, बीपीआरओ, ठीक है। बीपीआरओ को मतलब अपना क्या दे सकते हैं, ठीक है, अपना रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। मुखिया और उप मुखिया किसे देंगे? तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी के, ठीक है, ठीक है। ये बीपीआरओ ब्लॉक होता है, डीपीआरओ होता है सर वो, ठीक है। तो ये हालांकि ये भी बीपीएससी से जाता है, ठीक है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र दे सकता है, कौन दे सकता है? मुखिया एवं उप मुखिया दे सकता है, ठीक है, ध्यान इंपॉर्टेंट है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को कौन दे सकता है? मुखिया एवं उप मुखिया रिजाइन दे सकता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लेकिन वार्ड सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देगा? मुखिया को देगा, ठीक है। मुखिया किसे जी। देगा? वार्ड सदस्य मुखिया को देगा, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद उसका पद जो है रिक्त हो जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम पंचायत की बात हो रही है, ग्राम सभा की नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ग्राम सभा की कोरम की बात करेंगे तो 1/20 है। ग्राम पंचायत के लिए कोरम कितना है? तो 1/2 है। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, गलती होता है यहाँ पे, ठीक है। ग्राम पंचायत के लिए कोरम कितना है? 1/2। ग्राम पंचायत के कितना है? 1/2। और ग्राम सभा के लिए कितना है? 1/20, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये बहुत ग्राम वो तो पंचायत के लिए बोल रहे हैं कि हाफ ना। गण पूर्ति का 1/2 होना चाहिए, मतलब कोरम का हाफ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाफ होना चाहिए। ग्राम पंचायत के बैठक गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधी होनी चाहिए। गणपूर्ति 1/20 सदस्यों की, ठीक तो है। 1/20 का आधा होना चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए 1/40 गणपूर्ति सदस्य नहीं, 1/20, ठीक, 1/2, ठीक है, 50%। क्या लिखा हुआ? ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधा होना चाहिए, ठीक है। पूर्ण सदस्य नहीं है गण पूर्ति, मतलब 1/20 जो होंगे उनका आधा होगा। कौन बोला है ये बात? 1/20 का आधा होगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ, 50% होता है, ठीक है। ये ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आधा, गणपूर्ति का आधा नहीं बोल रहा है। हाँ, गण पूर्ति सदस्य वही होंगे ना जो 1/20 होंगे, उन्हीं को तो गण पूर्ति सदस्य बोला जाएगा। ठीक है, देख लेंगे इसको, हालांकि यहाँ पे आधी लिखा हुआ है, ठीक है, देख लेंगे इसको। कोरम को ही 1/40 गणपूर्ति बोला जाता है और इसी का ये बोला है कि गणपूर्ति के लिए सदस्यों की कुल संख्या 50% होना चाहिए। ठीक है सर।
50% ही होगा। ये कह रही है 1/20 का आधा, नहीं, 1/20 नहीं, 1/40 हो जाएगा। गणपूर्ति सदस्यों की संख्या है, गणपूर्ति की वहाँ पे लिखा हुआ, सेंटेंस थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ, लेकिन वही सही है, 50% ही आधा होता है। होता है, ये तो पर है हुए, ठीक है, देख लेंगे वैसे, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग भी, हो सकता है इसमें, लेकिन ठीक है, ये एक आधा ही होता है, टोटल का वो आधा हिसाब होता से है। ये ठीक बोल रहे हैं, जो जैसे लैंग्वेज लिखा हुआ है ना उस हिसाब से ये ठीक बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, अब चलते हैं ग्राम कचहरी, गणपूर्ति ठीक है। सदस्य के। गणपूर्ति सदस्यों की, ऐसा नहीं थे, गणपूर्ति का आधा नहीं होना चाहिए, ठीक है, गणपूर्ति के बाद यहाँ पे कॉमा लगाइए, ठीक है। ये गणपूर्ति की कहानी यहाँ तक खत्म हो गया, फिर सदस्यों की कुल, गणपूर्ति के संदर्भ में ये बातें कही जा रही है, न कि गणपूर्ति को ऐसे लेके तो ये आए बातें तो कही जा आगे। रही है। चलिए अब देखेंगे ग्राम कचहरी, ठीक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में न्यायिक कृत्यों के लिए ग्राम कचहरी होता है, ठीक है। तो ग्राम कचहरी की बात करेंगे किस कौन से काम के लिए, न्यायिक कृत्यों के लिए है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। और सरपंच का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड में से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचित होता है, ठीक है। तो एक पंच जो होता है वो भी मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचन होता है। तो पंच का भी निर्वाचन होता है, सरपंच का भी निर्वाचन होता है, मुखिया का भी निर्वाचन होता है, वार्ड का भी निर्वाचन होता है। केवल वार्ड पार्षद के द्वारा चुना किसको जाता है, तो उप मुखिया को चुना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। निर्वाचित पंच सदस्य एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव करता है। अब यहाँ पे जो पंच जो चुनते हैं, पंच जो चुनकर आते जनता के द्वारा, वो अपने में से किसे चुनते थे, एक उप सरपंच को चुनते हैं। जैसे वहां पे वार्ड पार्षद किसे चुन रहे थे, मुखिया। उप मुखिया को चुन रहे थे, उसी तरह पंच किसे यहाँ पे चुनेंगे, उप सरपंच को। तो उप सरपंच का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष दर से, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे एक सरकारी व्यक्ति भी होता है, ठीक है, ये सब क्या है, लोक सेवक है, सरकारी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव एवं न्याय मित्र भी होता है, ठीक है। एक सचिव भी होता है, एक न्याय मित्र भी होता है, ठीक है। सचिव आप लोग जानते हैं, ठीक है, ये राज्य सरकार के द्वारा चयनित होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब सरपंच में उप सरपंच अपना त्याग कर जिला पंचायती राज पदाधिकारी को दे सकते हैं, ठीक है, स्वलिखित आवेदन करके। अब पंच अपना त्याग पत्र स्वलिखित आवेदन करके सरपंच को दे सकता है, ठीक है। तो सेम वही, जैसे मुखिया उप मुखिया किसे दे रहा था, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। वार्ड किसे दे रहा था, मुखिया को। यहाँ पर भी मतलब क्या होगा, हाँ, यहाँ पर भी मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, सरपंच और उप सरपंच जिला पंचायती पदाधिकारी को देगा। और उसके बाद बात करेंगे क्या बोलते हैं इसको, हाँ, पंच की बात करें किसे देगा ना, सरपंच को दे देगा, ठीक है, समझ गया। तो ये आपका हो गया ग्राम कचहरी हो गया, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आप चलेंगे पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति तो जानते हैं मध्य स्तर पे होता है, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने बोला था सब मध्य स्तर का हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति में प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पे एक पंचायत समिति का सदस्य निर्वाचन होता है, ठीक है। अब पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, जिसको हम लोग समिति बोलते हैं। पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचन के उपरांत अपने में से एक को प्रमुख चुनेगा और एक उप प्रमुख चुनेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, ये पावरफुल होता है प्रमुख, ठीक है। प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा आता है। प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव कैसे होगा, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, जबकि समिति का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष के द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो प्रमुख करेगा। कौन करेगा, पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रमुख करेगा, ठीक है। प्रमुख अपना त्याग पत्र किसे देगा, अनुमंडल पदाधिकारी को, एसडीएम को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनुमंडल पदाधिकारी को देगा, कौन देगा, प्रमुख। उप प्रमुख अपना क्या देगा, प्रमुख देगा। अब पंचायत समिति का सदस्य अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, तो प्रमुख को दे सकता है। सबसे पहले देखिए पंचायत समिति का सदस्य किसे देगा, प्रमुख को देगा। उप प्रमुख किसे देगा, प्रमुख को देगा। अब प्रमुख किसे देगा, तो एसडीएम को देगा, ठीक है। प्रमुख किसे देगा, प्रमुख एसडीएम को, मंडल पदाधिकारी को। उप प्रमुख किसे देगा, उप प्रमुख किसे देगा, प्रमुख को, ठीक है। समिति किसे देगा, समिति प्रमुख, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग सबसे अंतिम में देखेंगे जिला परिषद। जिला स्तर पे आपको देखने को मिलेगा जिला परिषद
जिला परिषद ग्राम पंचायतों में ग्राम समितियों के लिए नीति निर्धारण में मार्गदर्शन का काम करता है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पे प्रत्यक्ष मताधिकार होता है। ठीक है, जिला परिषद भी खड़ा होता है। आप किसको किसको वोट दे रहे हैं? आप जिला परिषद को वोट दे रहे हैं, मुखिया को वोट दे रहे हैं, सरपंच को वोट दे रहे हैं, वार्ड को वोट दे रहे हैं, पंच को वोट दे रहे हैं। ठीक है, किसको आप लोग वोट नहीं दे रहे हैं? तो उप सरपंच को वोट नहीं दे रहा है, उप मुखिया को वोट नहीं दे रहा है। ठीक है, प्रमुख को वोट नहीं दे रहा है, उप प्रमुख को वोट नहीं दे रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? इनका चयन किस तरीके से? प्रमुख को कौन चुनेगा? प्रमुख उप प्रमुख को कौन चुनेगा? कौन जीते हुए सदस्य चुनेंगे? ये प्रमुख प्रमुख को बीडीसी समिति। ठीक है, कौन चुनेगा? समिति चुनेगा। प्रमुख उप प्रमुख को कौन चुनेगा? समिति चुनेगा। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे। और क्या था यहाँ पे? हाँ, हो गया। उसके बाद कौन था? हाँ, उप मुखिया को कौन चुनेगा? वार्ड सदस्य। बिल्कुल है, वार्ड सदस्य चुनेगा। ठीक है, चलिए ये लोग रिजाइन किसे देंगे? मुखिया रिजाइन किसे देगा? मुखिया रिजाइन जिलाधिकारी जिलाधिकारी को नहीं, डीपीआरओ को। डीपीआरओ क्या होता है? पंचायती राज डीपीआरओ ब्लॉक में होता है। ठीक है, डीपीआरओ सीनियर होता है, बहुत सीनियर। ठीक है, कोई आईएएस अधिकारी को भी बना दिया जाता है, वैसे बीपीएससी से भी जाता है डिस्ट्रिक्ट में डीपीआरओ। अब आते हैं, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को मतलब उपाध्यक्ष चुनेंगे। ठीक है, जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष चुन लेंगे और एक उपाध्यक्ष चुन लेंगे। ठीक है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किस तरीके से होगा? अप्रत्यक्ष तरीके से। अध्यक्ष अपने त्याग पर किसी जिला दंडाधिकारी को देगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिला दंडाधिकारी को, जिला दंडाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है, डीएम ही होता है। ठीक है, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? अध्यक्ष को देगा। और जिला परिषद अपना त्याग पत्र किसे देगा? अध्यक्ष को देगा। समझ रहे हैं ना कितना सिस्टम बना हुआ है? जिला परिषद अपना त्याग से पहले देखेंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुन देगा। जिला परिषद के जो सदस्य जो होंगे वो अपने में से अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनेंगे। जिला परिषद त्याग पत्र देगा, अध्यक्ष को देगा। उपाध्यक्ष त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। अध्यक्ष त्याग पत्र किसे देंगे? जिला दंडाधिकारी को देंगे, जो कि मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ त्याग पत्र यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। मुखिया का निर्वाचन किस तरीके से होता है? सभी लोग बोलेंगे, याद हो जाएगा। कैसे होगा? प्रत्यक्ष। बिल्कुल, ठीक है। इसे त्याग पत्र किसे देंगे? अपना पंचायती पीआरओ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ठीक है, अब उप मुखिया का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष जिला पंचायती राज पदाधिकारी। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होगा 7,000 500 पे। वार्ड सदस्य 500 पे। यस सर भूल गए थे। नाम कैसे होता है? 5,000 तो वार्ड सदस्य होगा, तो उधर और त्याग पत्र किसे देगा? डीएम एसडीएम को। ठीक है, अब आते उप प्रमुख का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष त्याग पत्र किसे देगा? प्रमुख को कैसे होगा? प्रत्यक्ष है ना, उसमें प्रत्यक्ष जाएगा। जिसको आप लोग वोट देके नहीं चुनते उसमें अप्रत्यक्ष। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिला परिषद के अध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे? अप्रत्यक्ष और ये रिजाइन किसे देंगे? जिला दंडाधिकारी। ये है कौन दंडा? जिला दंडाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही होता है, डीएम के पास ही दंडाधिकारी का पावर होता है। ठीक है, हमारे जिला परिषद के उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से अप्रत्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष को। डायरेक्ट प्रत्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष को। प्रत्यक्ष होगा। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और रिजाइन किसे करेंगे? जिला जिला पंचायती राज पदाधिकारी। अप्रत्यक्ष जिला जिला पंचायती राज पदाधिकारी। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष किसे चुनेगा? सरपंच सरपंच को।
उप सरपंच को। 599 तक। को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया, ठीक है। हाँ, 5 उप सरपंच को चुनेगा, ठीक तो है। 5 उप सरपंच को चुनेगा, उसी तरह वार्ड उप मुखिया को चुनेगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एगो का देखिए, मुखिया उप मुखिया वार्ड का प्रशासनिक काम है, ठीक है। सरपंच, पंच और उप सरपंच का न्यायिक काम है, ठीक है। ये तीनों एक कैटेगरी का, ठीक है, और ये तीनों एक कैटेगरी का है, ठीक है। समझ गए ना। मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य का प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सरपंच, उप सरपंच और पंच का न्यायिक काम है, ठीक है। समझ गए, क्लियर। ये अब आते हैं नगरीय प्रशासन आते हैं, ठीक है। नगरीय प्रशासन की बात करेंगे तो नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का गठन किया गया, ठीक है। क्या चीज का गठन किया गया? नगर पालिका के लिए, नगर नियम के, सॉरी, ग्राम ग्राम के लिए, पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन था। यहाँ पे आपको क्या कहा, 74वां संविधान संशोधन, दोनों 1992 ही है, ठीक है। एगो 92 को में 93 मत कर दीजिएगा, ठीक है। के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। नगर निगम सबसे बड़ा, नगर परिषद बीच वाला, नगर पंचायत सबसे छोटा। और 2006 जो था आपके लिए किसके लिए थे? तो 2006 की वर्ग के पंचायती राज के लिए थे। और एक किनका मैं कितना को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2006 जो था किसके लिए था? पंचायती राज के लिए था, ठीक है। बिहार नगर पालिका अधिनियम कौन सा है? 2007 है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, 74वां 73वां संविधान संशोधन 1992 ही है, लेकिन बिहार में जब आएंगे तो वो अधिनियम जो आएगा ग्रामीण के लिए आएगा, पंचायती राज के लिए 2006 आएगा, और बिहार नगर पालिका के लिए क्या आ जाएगा? 2007 आ जाएगा। इसको मत गलती कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों में 2006 ही लगा दिए, नगर पालिका एक साल बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन अब आप बोलोगे सर मतलब 1992 में 1992 में 71, सॉरी 73वां 74वां 1992 में, इसका महत्व क्या है? बोलोगे सर पंचायती राज तो पहले भी आया, 1957 में आया, 1977 में आया, तो वो सब आया था बस, ठीक है। जब तक किसी भी चीज को पावर नहीं देंगे, कानूनी मान्यता देंगे नहीं देंगे, तब तक तो लागू नहीं हो सकता। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था, नगर निगम को, ठीक है, स्थानीय निकाय को कानूनी मान्यता प्राप्त कर दिया गया। मतलब क्या हो गया? कानूनी मान्यता प्राप्त हो गया, और राज्यों को स्ट्रिक्टली बोला गया से आपको इसको लागू करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत में भी था, जब भी राज्य मतलब किसी भी प्रकार का नीति के काम करेगी तो इसको ध्यान में जरूर रखेगी, ठीक है। हमको पंचायती राज को भी ध्यान में रखना है। लेकिन 73वां 74वां अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इनको मतलब क्या गया, तो इनको मतलब कानूनी अधिकार दे दिए गए, ठीक है। तो बिहार नगर पालिका अधिनियम कब आया? 7 में। बिल्कुल 2007 में आया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 2007 में शहरी स्थानीय की त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत है, सॉरी नगर निगम है, नगर पंचायत है और नगर परिषद है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है। इनमें से पंचायती राज के प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, पंचायती राज की व्यवस्था जो बिहार में है वो जरूरी नहीं है सो महाराष्ट्र में भी सेम होगा, बंगाल में भी सेम होगा, मद्रास में भी सेम होगा, सब जगह अलग अलग हो सकता है। क्योंकि पंचायती राज किसका सब्जेक्ट है? राज्यों का सब्जेक्ट है, राज्य के नीति निदेशक में है। राज्य के नीति निदेशक के विषय पर राज्य अलग अलग कानून बना सकती है। इसलिए पंचायती राज्य का जो नियम बिहार में है वो दूसरे जगह पे कुछ और भी हो सकता है। जैसे बंगाल में जाएंगे तो यहाँ पे 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, 4 टायर सिस्टम है वहां पे, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले नगर निगम, नगर परिषद, और यहाँ पे क्या होता है? नगर पंचायत। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकाय की संख्या ये ऊपर नीचे हुआ है, ठीक है। नगर निगम कितना भी बिहार में 21 हो गया है। कितना है नगर निगम है बिहार में? ये बढ़ा है, जो भी है देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, बढ़ा है, ठीक है। नगर निगम 19 सहरसा 19वां है सर, सेम तो है, अपडेट है किताब। उसमें हम लिखे हैं सर अपने। लाइनों में कम था, इसमें सही है।
अच्छा, इसमें सही है, ठीक है। हाँ सर, नगर निगम 19 है, से नगर परिषद 88 है, नगर पंचायत 154, जी सर। 89 सर। ये 89 है। नगर परिषद हम अपडेट किए गूगल से सर, 89 है। नगर पंचायत 154। तो ये ठीक है। और नगर निगम ग्राम 19 पंचायत मतलब 19। ग्राम पंचायत से नहीं मतलब है, नगर निगम में ग्राम पंचायत आप कहाँ से ले आए, वो नहीं हटाइए। नहीं, नीचे आप चलते हैं। इसमें दिया होता वही बोल रहे थे सर। चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, और इसमें तो कुछ दिया ही नहीं। अच्छा, 19वां सहरसा है सर नगर निगम में। नवीनतम कौन सा है? नवीनतम कौन सा है? सहरसा। सहरसा। नवीनतम कौन है? सहरसा। चलिए ठीक है, सहरसा नवीनतम है, ठीक है। अब नगर निगम में अपने मन से कुछ बना देता हूँ, ठीक है। नगर निगम का जो चुनाव जो होता था, नगर निगम में भी आपको क्या होता है, वार्ड सदस्य चुने जाते हैं, नहीं? सारे नगर जी निगम सर। को क्षेत्र को वार्ड में बंटवारा कर प्रत्येक सदस्य एक वार्ड होता है, ठीक है। और देखिए, इस बार जो मेयर का जो चुनाव हुआ, ठीक है, मेयर को जो चुनाव हुआ उसमें मेयर भी चुनाव में खड़े थे, नहीं? पहले जो इससे पहले जो चुनाव हुआ तो उसमें मेयर चुनाव में नहीं खड़ा था, वार्ड सदस्य जीते और अपने में से मेयर को चुन लिया। मतलब मेयर का चुनाव इससे पहले जो हुआ था अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ था। इस बार जो मेयर का चुनाव हुआ कैसे तरीके से हुआ? तो इस बार जो मेयर का चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ, सॉरी प्रत्यक्ष तरीके से हुआ। मतलब मेयर भी चुनाव में खड़े थे। इससे पहले जो मेयर का चुनाव होता था उसमें जो वार्ड सदस्य जो होते थे अपने में से एक मेयर को चुन लेते थे। अब इसके चक्कर में खरीद फरोख्त, जिसको हॉट ट्रेडिंग बोलते थे, वो बहुत ही ज्यादा हो गया था, नहीं? समझ रहे हैं ना? यस। इस बार में पटना मेयर वाला को भी में बोला सर सर। हाँ, इस बार मेयर को बोला सर तुम भी मतलब क्या करो, माइक बंद कर लीजिए, चुनाव में खड़ा हो, ठीक है। चलिए, अब चलेंगे बिहार में न्यायपालिका देखेंगे, ठीक है। बिहार में इसमें देखिए, इसमें अनुच्छेद कुछ मिसिंग किया है, ठीक है। तो हम किसी दूसरी किताब से आपको अनुच्छेद करवा देंगे, उसे नगर पालिका के लिए प्रॉपर हम एक आपको नोट्स भी देंगे, अलग से नगर पालिका भी हम आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना का स्थान शीर्ष पे है, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के गठन भारत सरकार नियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया। कब किया गया? 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय का गठन किया गया, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत, ठीक है, जिसको पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 1916 को पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ और 1917 को पटना किसका स्थापना हुआ? विश्वविद्यालय। सिविलाइज हाई पटना ठीक कोर्ट। है, पटना, हाँ ठीक पटना है। यूनिवर्सिटी सर। पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है, ध्यान में। पटना विश्वविद्यालय, ठीक है। अगर पटना कॉलेज के स्थापना कब हुआ था? 62 में। 1863 में, ठीक है। 1863 में पटना कॉलेज है। और पटना यूनिवर्सिटी 1917 में है और पटना उच्च न्यायालय 1916 में है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा 68 बीपीएससी में से प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे पटना उच्च न्यायालय के? तो सर एडवर्ड मेनार्ड कैमियर का नाम याद है? चैम्प्स कैमियर का नाम याद रखिए ना बस। चैम्प्स कैमियर कौन थे? चैम्प्स कैमियर थे, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश 29 न्यायाधीश है तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश है, ठीक है। कौन है? इसको एडवॉक जज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं अतिरिक्त न्यायाधीश को? एडहॉक बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, तो वही है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 29 न्यायाधीश है, तो ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बिहार की न्यायिक व्यवस्था में जिला एवं अनुमंडल स्तर पे अधीनस्थ न्यायालय भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था भी देखते हैं, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के राज्यों का प्रशासनिक रूप में आपको विघटन किया गया, ठीक है। आप देखेंगे सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको मुख्य सचिव बोलते हैं, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी होता है मुख्य सचिव, ठीक है, जो कि अभी कौन है, अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ, पहले अमीर सुहानी साहब थे, ठीक है। सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे यहाँ पे आयुक्त होता है, कमिश्नर होता है जो कि प्रमंडल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। डिस्ट्रिक्ट में जिला पदाधिकारी इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। अनुमंडल की बात का अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ, ठीक है। अब यहाँ से आपको बीपीएससी से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। और नीचे की बात करेंगे प्रखंड विकास अधिकारी, बीडीओ, अंचल पदाधिकारी की बात करेंगे सीओ, ये भी राज्य लोकसभा आयोग से ही आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कि मतलब इनको प्रशासन का मतलब क्या होता है, मुख्य अनुभव होता है, ठीक है। राज्य का प्रशासन चलाने की जिम्मेवारी इनकी होती है, और भी बहुत सारे अधिकारी होते हैं लेकिन ये मुख्यतः है, ठीक है। प्रशासनिक जैसे राज्य का प्रशासनिक का प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पे नियंत्रण होता है, ठीक है। जितने भी विभाग है, जितने भी मंत्रालय वगैरह है, जो भी है, सब पे मतलब इनका क्या होता है,
सचिवालय जो होता है ना, पटना सचिवालय, ठीक है, वहां पे जितने भी सचिव होते हैं, सचिव क्या होता है जानते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऊपर का अधिकारी को सचिव कहते हैं, ठीक है। और सचिव में भी मुख्य सचिव जो होता है, चीफ सेक्रेटरी जो होता है, सबसे बड़ा अधिकारी होता है। जैसे सेंटर में आप जाएंगे तो एक अधिकारी को बोलते हैं कैबिनेट सचिव। इससे बड़ा अधिकारी कोई नहीं होता, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा अधिकारी या फिर उस पद को सरकारी नौकरी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वो कैबिनेट सचिव है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और राज्य में अगर किसी नौकरी के द्वारा किसी पद को अगर प्राप्त कर सकते तो मुख्य सचिव का पद सबसे बड़ा पद होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है, ध्यान में रखिएगा। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है, वो मंत्रिमंडल के बैठकों का प्रबंधन भी करता है, ठीक है। तब मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है, ठीक है। तो इसी तरह से कैबिनेट सचिव भी कहते हैं। तो कैबिनेट सचिव राज्य का कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। उसी तरह केंद्र में भी मतलब मुख्य सचिव होता है, जो कि कैबिनेट का सचिव होता है। तो वो केंद्र में सबसे बड़ा अधिकारी है, राज्य में सबसे बड़ा अधिकारी, ठीक है, जो कि बहुत मोस्ट सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, ठीक है, समझ गए? क्लियर? तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे। तो स्टेट का पॉलिटी में कुछ ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, बस आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा घनपूर्ति वगैरह से लेकर पूछ देते हैं। ये क्लियर हुआ आप लोगों का? अभी भी डाउट लग रहा है? ये वाला ग्राम पंचायत की बैठक के लिए घनपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या की आदि होनी चाहिए, ये क्लियर हो गया?